फिर यहाँ पे ये तीसरा होता है हमारा इंजन, जिसको हम बोलते हैं DBMS इंजन। तीन चीज होती है। उसके बाद जो आता है हमारा फिर हमारा फिजिकल डेटाबेस आता है। फिजिकल डेटाबेस क्या होता है? फिजिकल डेटाबेस ये होता है कि आपका जो सिस्टम में इंस्टॉल रहता है तो उसमें दो फाइल बनती है, LDF MDF फाइल बनती है। वो दो फाइल क्या होती है, उसको बेसिकली फिजिकल डेटाबेस ही समझा जाता है, क्योंकि जो भी LDF और MDF दोनों में क्या होता है कि एक में लॉग स्टोर होता है, एक में डेटा आता है। तो ये जो मैं वो पढ़ाऊँगा चैप्टर, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन नॉर्मली ये समझ लो कि दो फाइल होती है जो ही सारे डेटा स्टोर करती हैं। तो जब भी अगर आपको मान लो आप बैकअप क्रिएट कर रहे हो वहाँ से, तो जब बैकअप क्रिएट करते हो तो कंप्रेस करके दोनों को वो एक बैकअप बना देता है, जिसको हम किसी और सिस्टम में रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैकअप क्रिएट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाकर डेटाबेस क्रिएट करना है दूसरे सिस्टम में, तो आप LDF और MDF दोनों फाइल उठा के वहाँ पे ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं करने के, जिसमें ये दो तरीके हैं। अब इसमें ये आता है एक जब SQL लैंग्वेज जो भी क्वेरी प्रोसेस होती है लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक पार्सर होती है और प्लस ऑप्टिमाइजर होती है। और दूसरा जो होता है फाइल मैनेजर प्लस ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो बेसिकली जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू वो क्वेरी को पहले पार्स करता है, कि जिसमें वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये जो भी क्वेरी, क्योंकि लिखते तो हम इंग्लिश में हैं, ठीक है, लाइक जो भी स्टैंडर्ड फॉलो करता है SQL, जिस भी सिंटैक्स में लिखना रहे, लेकिन अंदर सिस्टम कैसे समझेगा। जैसे .NET में क्या होता है, .NET में होता है आपका CLR मैनेज करता है कि जब भी आपका C# कोड हम मैनेज्ड कोड राइट करते हैं, तो मैनेज्ड कोड क्या होता है, वो MS बाइट कोड में जाता है, मीन्स MSIL में कन्वर्ट होता है। और फिर MSIL के थ्रू जब वो JIT होता है जस्ट इन टाइम, तो CLR क्या करता है, CLR नेटी कोड में कन्वर्ट करता है, तो फाइनली मशीन लैंग्वेज में जाता है वो। तभी मशीन अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मशीन में तो सर्किट्स लगे होते हैं, 0-1 के फॉर्मेट में जाता है, इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट में, तो उसको वो सिंटैक्स कैसे समझ में आएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जो पार्स होके जाता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन उसको प्रोसेस करता है। तो वैसे SQL में भी क्या होता है कि जब भी हम SQL क्वेरी रन करते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्वेरी को पार्स करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज अपने बिहाफ पे करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वेरी को राइट करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऑप्टिमाइज वे में रहे, लाइक ज़्यादा टाइम न ले और डेटा रिट्रीव करके मिल जाए। उस तरीके से ये अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है कि पहले क्वेरी को पार्स करेगा और ऑप्टिमाइज करेगा, फिर आगे प्रोसेस करता है DBMS इंजन के लिए, जहाँ पे वो किस फाइल में स्टोर होना है, और ट्रांजैक्शन मैनेज होती है। ट्रांजैक्शन मैनेज होने का मतलब ये है कि लाइक डेटा में कमिट होना है कि नहीं होना है। क्योंकि जब भी हम कोई भी लाइक इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। ट्रांजैक्शन की भी एक वो होती है, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन लेवल होता है, 0, 1, 2 होता है, तो वो बाद में समझेंगे। लेकिन इसमें जो भी होता है, जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन के अंडर में प्रोसेस होता है, और फिर वो जब तक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रिजल्ट नहीं देता। तो DBMS इंजन क्या करता है, ये सारी जो भी क्वेरी प्रोसेस होके आती है, पार्स होके और ऑप्टिमाइज होके, वो उस फाइल में और
ट्रांजैक्शन मैनेजर के थ्रू, फाइल मैनेजर के थ्रू उस क्वेरी को प्रोसेस करता है, फिर वो जाता है फिजिकल डेटाबेस में, फिर वहाँ से अगर कुछ डेटा निकालना रहे तो डेटा निकालता है, या फिर उसमें जाके स्टोर होता है डेटा। स्टोर होता है तो भी हमें रिटर्न करके देता है कुछ डिटेल्स, जैसे कि इंसर्टेड हो गया, अपडेटेड हो गया, तो मैसेज में हमें दिख जाता है कि हाँ, तो वो तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है कि क्वेरी का क्या हुआ, क्वेरी आगे कितने लेवल तक प्रोसेस हुई। लेकिन मेन काम क्या होता है डीबीएमएस इंजन को, वो फाइल मैनेजर और ट्रांजैक्शन उसके अंदर मैनेज होता है, और फिर वो फिजिकल डीबी से इंटरेक्ट करता है कि स्टोर हो रहा है, उसमें रिट्रीव हो रहा है डेटा। तो ये आगे का कमांड है, डिपेंड करता है कि कमांड आपने क्या एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो कमांड भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मैं ये लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ कमांड। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप, इंसर्ट। इतने कमांड्स बेसिकली यूज होते हैं किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं कोई क्वेरी, तो उसमें या तो क्रिएट होता है, या अपडेट होता है, या डिलीट होता है, या सिलेक्ट होता है, या ड्रॉप, या इंसर्ट। ये जो 6 कमांड है ये मोस्टली यूज़ होते हैं किसी भी RDBMS में, या अलग और भी जो डेटाबेस होता है, सीक्वल और नो सीक्वल दोनों में। नो सीक्वल को तो मैं नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पे, सीक्वल के बारे में बताऊँगा कि सीक्वल बेसिकली क्या क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये तो कमांड हो गया। अब मैं बताता हूँ सीक्वल में क्या क्या चीज़ें होती है और बेसिकली क्या क्या चीज़ फॉलो करता है वो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि SQL के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, लेकिन वैसे नॉर्मली पूछते नहीं, बट अगर कोई फ्रेशर रहता है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो उससे पूछ सकता है। तो बेसिकली SQL में क्या होता है, SQL इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको मैंने जो पहले बताया कि आप बता सकते हैं कि इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम फंक्शन, प्रोसीजर भी ये सब बना सकते हैं। तो ये सिस्टम को जो फॉलो करता है जो भी डेटाबेस टूल, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और जो भी बेसिकली हम क्वेरी यूज़ करते हैं SQL में, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो SQL, दिस इज द क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन डेटाबेस सिस्टम, अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तीसरा है हमारा स्कीमा। तो मैं लिखता जाऊँगा थोड़ा सा, लेकिन लिखूंगा तो टाइम जाएगा। बेसिकली मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जब PPT बनाऊंगा तो आपको बेसिकली बता दूंगा। डेटाबेस बेसिकली which is exist in the form of row and column, and complex query can be managed easily in the database in the SQL. It follow the ACID model. ACID model भी अपने आप में एक टॉपिक है। ACID में क्या होता है बेसिकली कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, और उसमें क्या होता है कि एक आपका ट्रांजैक्शन बताता है, दूसरा कि रोल बैक सिस्टम बताता है, जैसे कि अगर मान लो फेल्योर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया, तो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ट्रांजैक्शन मैनेज होता है, फिर हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करते हैं। तो ये बेसिकली सेट ऑफ थ्योरीज को फॉलो करता है एसिड। तो एसिड भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि हाँ एसिड क्या होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी वो पार्ट नहीं आया है एसिड का। तो ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स क्वेरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं हम ईजिली। हम मॉडल्स को मैप कर सकते हैं। मॉडल का मतलब है जैसे टेबल 1 हो गया, टेबल 1, टेबल 2, इनको हम ईजिली रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं इन 2 टेबल के बीच में। कैसे? हम जब पी के यहाँ यूज किया प्राइमरी की, तो यहाँ एफ के यूज करते हैं, फॉरेन की, यूनिक की भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक टेबल से दूसरे टेबल में ईजिली
मैप कर सकते हैं दोनों को, तो एक रिलेशन क्रिएट करके हम डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट जो भी करना है हम अपनी कमांड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया। और ठीक है, बाकी आगे चल के हम और भी डेप्थ में मैं चीज़ें बताता रहूँगा बीच बीच में। तो बेसिकली ये एक छोटा सा फंडामेंटल है एसक्यूएल का। एसक्यूएल है क्या, कैसे प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होती है। तो इसमें कुछ इसके फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं है, मतलब इसमें कोई जैसे हम कोडिंग करते हैं ना उस टाइप का कोई मॉडल नहीं, हम कमांड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कमांड ही राइट करेंगे, हम वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा, चाहे वो इंसर्ट का हो चाहे सेलेक्ट का हो। ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, तो इसमें हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को ही सपोर्ट करता है। ये हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे स्मार्टफोन हो, किसी चीज़ में भी हम अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, प्रोसेस करता है हमारा डेटा स्पीड में और डेटा निकाल के देता है। तो चाहे वो इंसर्ट के लिए हो, चाहे डिलीट के लिए हो, चाहे अपडेट के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि डिसएडवांटेज है इसके लिए, कि इसमें कॉस्ट लगता है। कॉस्ट का मतलब है कि जो भी सिस्टम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करता है RDBMS की, उसमें कॉस्टिंग पड़ती है, क्योंकि हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है और हमें यूज़ करना वो जब हम यूज़ करना जाएंगे तो उसका लाइसेंस लगेगा, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। इंटरफेस थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स यूज़, जब हम यूज़ करने लगेंगे तो हमें ईजी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे तो जैसे सिंटैक्स चेंज होता है, वैसे जैसे एसक्यूएल में आपका अलग सिंटैक्स होता है, माईसीक्वल में अलग सिंटैक्स होता है, और ओरेकल में अलग सिंटैक्स होता है, मोंगोडीबी में अलग। तो सब में ये सब फॉलो करते हैं RDBMS को, लेकिन इनके जो सिंटैक्स होते हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग सिस्टम से जिसने भी डेवलप किया उसने बनाया, वो अपने हिसाब से उसने बनाया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि डिसएडवांटेज है। तो आज मैं थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा। प्रैक्टिकल ये है कि सबसे पहले जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज ये रहता है कि हम एक यूज़र आईडी बनाए, इसमें उस यूज़र के थ्रू हम डेटा को लॉगिन करें, लाइक डेटाबेस को एक्सेस करना है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिस्कनेक्ट किया आपने और यहाँ पे गए आप, यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लिया, तो आपका जो सर्वर नेम है, ये सर्वर नेम ऐसे ही नहीं रह सकता है, ये चेंज भी हो सकता है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, जिसका जैसे इंस्टॉल रहे। जैसे आपने जो इंस्टॉल किया तो वहाँ पे यूज़र नेम /SQL Express आता है, डिपेंड करता है आपने SQL Express इंस्टॉल किया है कि आपने डेवलपर एडिशन इंस्टॉल किया है। ये 10 GB का स्पेस देता है एक डेटाबेस के लिए फ्री, तो इसलिए एक्सप्रेस यूज करते हैं कि 10 GB तक का डेटाबेस हमें फ्री मिल जाएगा, तो हम लर्निंग के लिए दे सकते हैं। बेसिकली ये कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं है। कॉमर्शियल यूज इन द सेंस कि आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर को बना रही है, बेच रही है, तो हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल करके हम लगा दिए और फिर चल रहा है, तो वो बेसिकली वो कॉमर्शियल यूज़ हो जाता है। तो वहाँ पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एक तो इसमें लिमिटेशन है 10 GB का, दूसरा कि इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ये बेसिकली लर्निंग के लिए दिया गया है, तो लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए। कॉमर्शियल यूज के लिए आपको परचेज करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके। कॉमर्शियल यूज उसमें और भी फीचर्स आते हैं, जिसमें इसमें हम जॉब्स नहीं बना सकते। जॉब्स क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी एक क्वेरी है वो पीरियोडिकली रन करती रहे, मतलब आधे घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसे आपने शेड्यूल किया उस जॉब को, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती रहेगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो हम नॉर्मली जाके इसमें एक जॉब क्रिएट कर देंगे। बेसिकली जॉब का यूज इसलिए होता है कि हम डेटा को सिंक करना चाहते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है, हमारे टेबल में इंसर्ट हो रही। अब हमें क्या चाहिए, 24 घंटे में एक रिपोर्ट चाहिए कि आज कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक जॉब बना देंगे और उस जॉब में क्या करेंगे कि हम अपनी क्वेरी लिख देंगे
और जब भी हमारी जॉब रन करेगी वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर हमें कहीं स्टोर करना रहेगा डेटाबेस एग्जीक्यूट करने के बाद, तो हम किसी टेबल में अपडेट करवा देंगे, तो हम जाके उस टेबल में देख सकते हैं अगर वो जॉब सक्सेसफुली रन हो गई। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक्सप्रेस एडिशन में नहीं आते हैं, हमें सिंपल यू एक्सप्रेस में नहीं यूज करने पड़ेगी। जब हम कमर्शियल लेंगे तो हमें वहाँ मिलेगा फीचर। एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड। नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम कनेक्ट कर लिए जब हम नया नया इंस्टॉल करते हैं सिस्टम। उस केस में क्या होता है कि हम जब भी अपना एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये दे देंगे, चल जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम यूज़र आईडी और पासवर्ड दें और फिर हम रन करें अपने एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाए। क्यों? क्योंकि पहले के केस में क्या होता था, इसमें बहुत सारे सेट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती थी जिनको हमें प्रोसेस करना पड़ता था, तब जाके हमारा कनेक्ट होता था। लेकिन अभी वो सिक्योरिटीज़ वो हो गई, रिमूव हो गई हैं, डेप्रिकेट हो गई हैं, रिमूव नहीं डेप्रिकेट हो गई हैं। तो उस केस में क्या होता है, उतनी सिक्योरिटी हमें फॉलो नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बेसिकली अगर हमें यूज़र क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिक्योरिटी में जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी में गए, इसमें लॉगिन्स आता है। ठीक है, तो इन लॉगिन्स में हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे क्या होता है, इसका जो सिस्टम खुद ही बना के देता है ऐसे यूज़र। तो आप क्या नॉर्मली अगर आपको ऐसे यूज़र यूज़ करना है तो आप नॉर्मली जाके ऐसे यूज़र यूज़ कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दीजिए, जो पासवर्ड आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आप यूज़र मैपिंग में आप डेटाबेस वगैरह मैप कर सकते हैं, कौन सा डेटाबेस देखना है इसको। और फिर स्टेटस में क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा लॉगिन। ये जब आप कर देंगे ओके, तो आपका सिस्टम क्या हो गया कि ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन तब भी ये लॉगिन नहीं होगा जब आप लॉगिन, जैसे मैं बनाता हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन नेम दे दिया। अब हम इसको जाके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है, उनकी सिक्योरिटी की चेंज होती रहती है। तो अब ये देखो, ये कह रहा है नया पासवर्ड, तो नया पासवर्ड डाल देंगे तो हो जाएगा लॉगिन, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन मेरे में क्रिएट है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं दिखाऊंगा क्या क्या करना पड़ता है। तो ये लॉगिन हो गया। ठीक है, नया यूज़र बना दिया हमने, और यहाँ पे नया यूज़र बन गया तो ये दिख गया। अब हम जाते हैं दूसरे लॉगिन में, फिर से एक नया लॉगिन बनाते हैं। Default database is this database. ठीक है, तो ये तीनों लॉगिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इतना तो लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे, यूज़र नेम आईडी पासवर्ड आपने दे दिया वहाँ पे, तो फिर कनेक्ट करने जाएंगे तो नहीं कनेक्ट होगा अगर आपने एक सेटिंग नहीं की है। यहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप सेटिंग करेंगे तो ये ज़रूरी होता है करना। सिक्योरिटी में जाके यहाँ तो एक तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, और ये विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड रहेगा हमेशा। इसको हमें एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड करना पड़ेगा, दोनों, तभी जाके लॉगिन होगा, नहीं करने देगा। जैसे आप मैंने ये कर दिया विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड। ठीक है, अभी कह रहा है कि आपने तो सेव तो कर दिया, लेकिन आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा इस सिस्टम को।
तो यहाँ पे आप रिस्टार्ट करिए। अनेबल टू स्टार्ट, एक जगह से और स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन से। वेट, तीन जगह होती हैं चीज़ें कि आप कहाँ कहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ से रीस्टार्ट करते हो, यहाँ से एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से। दूसरा आप रीस्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दूसरा यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जाके ये रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, बट ये रिस्टार्ट हो नहीं रहा है। यहाँ से भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आता है, एक जगह से और आता है, मे भी आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। सर्विसेज, ये सर्विसेज बनाने के लिए भी आपको .NET में आप बना सकते हैं। सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके वहाँ पे विंडोज सर्विसेज का कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें अपना कोड लिखेंगे और जब इंस्टॉल करेंगे उस सर्विस, यहाँ पे दिखने लगेगी आपकी सर्विस। तो अगर आपको आगे चल के कभी विंडोज सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नॉर्मली आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विंडोज सर्विसेज की, और जाके उसका एक कमांड होता है, कमांड जैसे रन करेंगे सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर, ठीक। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ एसक्यूएल, ये एसक्यूएल एक्सप्रेस। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने एसक्यूएल को ओपन करते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहता है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बार बार हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट नहीं होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम यहाँ से जाके इसको रीस्टार्ट करें यहाँ से, या तो यहाँ से जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया सर्विस, अब आपका एसक्यूएल क्या हो गया, बंद। अब आप कनेक्ट करके दिखाओ मुझे जरा। नहीं होगा कनेक्ट, क्या क्यों, ये देखो आ गया एरर ना। ये हमेशा आपको एरर आ सकता है कि अ नेटवर्क रिलेटेड और इंस्टेंस स्पेसिफिक अकर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन टू एसक्यूएल सर्वर। तो इसका ये मतलब है कि जो इंस्टेंस को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। जबकि ये स्पेसिफिक एरर नहीं है। इसका मतलब मान लो अगर इन केस में आप ऐसे कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या पता आप किस नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप तब समझ में आएगा जब आप मान लो जैसे मेरे पास ये है, इस नेटवर्क में है, मैंने क्या किया कि इसको कनेक्ट किया डेटाबेस में और कनेक्ट हो जाएगा ये। अगर वहाँ पे कनेक्ट ना हो तो आपको समझ में आएगा कि उस आईपी पे या उस डोमेन पे प्रॉब्लम है जिस डोमेन से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकल से कनेक्ट करोगे तो आप क्या समझोगे। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक एरर नहीं है, लेकिन ये बताता है कि आप इस डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कनेक्ट हो पा रहा है नेटवर्क की इशू से। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो सर्विसेज में आके सीधा यहाँ स्टार्ट कर दीजिए सर्विस। जैसे आप सर्विस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट करने जाएंगे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इशू आप फेस कर सकते हैं या फेस कर चुके होंगे। अब आते हैं हम इस पे। तो क्या होता है कि जब हम इस पे जाते हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने क्या किया ऐसे, ठीक है, माई लॉगिन ऐसे। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या कह रहा है, लॉगिन फेल्ड फॉर द यूजर, माई लॉगिन कैन नॉट कनेक्ट विद दिस, ठीक है। तो इसमें नहीं बता रहा है कि ये पासवर्ड गलत है, ये कह रहा है लॉगिन ही फेल्ड हो जा रहा है। 100 डिटेल्स में जाएंगे तो ये 100 डिटेल्स में आपको बताएगा क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है ये कनेक्शन एरर आता है, ठीक है। यही कनेक्शन एरर आपको देता है कहाँ, जब आप .NET से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपका .NET का कोई एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप गए, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला आपने, जैसे ही कनेक्शन ओपन का कमांड
जैसे एग्जीक्यूट हुआ कनेक्शन ओपन नहीं कर पाएगा और लास्ट में एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है? एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है। हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सेप्शन, बट हमें एक्सेप्शन नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 एक्सेप्शन यूज करना चाहिए। आइदर पहले एसक्यूएल एक्सेप्शन यूज करना चाहिए, दूसरी बार हमें एक्सेप्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास पेरेंट क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शंस। सो हमें पता है कि जब हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती तब हम एक्सेप्शन यूज करते हैं, अदरवाइज हम एक्सेप्शन यूज करते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन, उसके बाद एक्सेप्शन यूज करते हैं। तो मान लो अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन नहीं आया तो वो कैच कर लेगा, एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में चला जाएगा, वो कैच कर लेगा उसे, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन की, ये एक्सेप्शन उठा के कॉपी पेस्ट वहाँ कर देगा सीधा। आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है एग्जीक्यूट, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसकी सेटिंग में जो कनेक्शंस की सेटिंग है, सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में हमने केवल विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज किया, हमने एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन दोनों यूज नहीं किया है, ठीक है। यही कारण है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब हम इसको जाके इनेबल करके ओके कर देंगे, ठीक है, और फिर ये बोल रहा है रिस्टार्ट करो, अगर फिर से हम जाके बिना रिस्टार्ट किए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आई होप नहीं होगा, नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम रिस्टार्ट नहीं करेंगे ये सिस्टम के चेंजेस नहीं होंगे जो भी हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रिस्टार्ट कर देंगे, और जैसे हम रिस्टार्ट करेंगे, सर्विसेज से जाकर कर देते हैं, वहाँ से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कनेक्ट हो गया। तो समझ में आया ये चीज़ कैसे काम करता है। कब हमें इस टाइप के एक्सेप्शन मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। पहले क्या करना पड़ता था, पहले कि हमें पोर्ट इनेबल करने पड़ते थे, फायरवॉल में जाके इनबाउंड सिक्योरिटी ऐड करना पड़ता था, बहुत सारा काम करना पड़ता था पहले, अभी उतनी झंझट नहीं है। तो नॉर्मली ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, एसक्यूएल का लॉगिन क्रिएट कर लिया हमने कि इस लॉगिन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम क्या करते हैं लिंक सर्वर, इसमें देखो कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रिगर का ऑप्शन आता है, बैकअप डिवाइस का ऑप्शन आता है, लिंक सर्वर का ऑप्शन आता है। लिंक सर्वर क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली पेंट ओपन करता हूँ मैं, ये पेंट ओपन करके 1 सेकंड देना। ओके, सो अब लिंक सर्वर क्या होता है मैं वही बता देता हूँ, मे भी आप लोगों को पता हो या ना पता हो। देखो लिंक सर्वर ये होता है, जैसे हमारा क्या हो, हमारा एक सिस्टम है, राइट, और दूसरा एक सिस्टम है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों सेपरेट हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि अगर हमें एट अ टाइम, मान लो हमारा कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ मैंने सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिख दिए, ठीक। अब हम चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, डेटा प्रोसेस होके इधर चला जाए इस वाले डेटाबेस में। तो ये सेपरेट डेटाबेस है, ये D2 है और ये D1 है, ठीक है। तो ये डेटाबेस 1 हो गया, डेटाबेस 2 हो गया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ एग्जीक्यूट प्रोग्राम यहाँ चला जाए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते कि डायरेक्ट चला जाए डेटाबेस, मैजिक तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिंक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, लिंक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। लिंक सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी IP या इसका इंस्टेंस नेम वो ऐड करना पड़ेगा हमें लिंक की प्रोफाइल में, जो यहाँ आता है। यहाँ पे जैसे लिंक सर्वर है, ठीक है,
अगर हमें लिंक सर्वर बनाना हुआ तो यहाँ पे न्यू लिंक सर्वर करेंगे। न्यू लिंक सर्वर करने के लिए यहाँ पे हम सर्वर का नाम डालेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि नॉर्मली अगर कुछ उसमें सिक्योरिटी नहीं लगी हुई तो हम ऐड कर देंगे, वो सर्वर ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे डेटा सोर्स का नाम, अगर अलग अलग डेटा सोर्स का नाम देना है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे, प्रोवाइडर स्ट्रिंग डालेंगे, डेटा सोर्स, प्रोडक्ट नेम, और ये तो एसक्यूएल सर्वर का है, ये डाल के कैटलॉग मीन्स डेटाबेस होता है, यहाँ डेटाबेस नाम, और ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक लिंक सर्वर क्रिएट हो जाएगा, जो देख सकते हैं आप प्रोवाइडर ऑलरेडी क्रिएटेड है, लिंक सर्वर आई थिंक नहीं है, प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेट करने लगेगा, किसके साथ? इस डेटाबेस के साथ। तो जब भी हम चाहते हैं तो हम अगर कोड लिखेंगे तो नॉर्मली कैसे कोड लिखेंगे? ऐसे, मान लो अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल 1, ठीक है, ज्वाइन, और हम चाहते हैं कि दूसरे डेटाबेस से निकल के आया डेटा ज्वाइन होके हमारे इस डेटाबेस में। लाइक आपके पास एक सेपरेट डेटाबेस है बट लिंक सर्वर के थ्रू भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं डेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ज्वाइन सर्वर का नाम, तो यहाँ पे आपको आईपी देना पड़ेगा, मान लो 125.125.125.125, ऐसे देके डॉट यहाँ पे देना पड़ेगा DBO, फिर यहाँ पे डॉट टेबल का नाम, टेबल 2, ठीक। इस तरीके से ज्वाइन करके आप डेटा सिलेक्ट करेंगे तो डेटा आपको सिलेक्ट हो जाएगा अगर लिंक सर्वर क्रिएट है। तो यही फ़ायदा होता है लिंक सर्वर का कि हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से डेटा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे चल के मैं इसको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कैसे लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें 2 डेटाबेस चाहिए होते हैं, दो सर्वर। तो मैं देख लूँगा, अगर वो इंस्टॉल कर दूँगा नया, नहीं तो किसी और डेटाबेस से हम क्या करेंगे, ऐड करके दूसरा डेटाबेस ऐड कर लूँगा इसमें, और फिर उससे सिलेक्ट करके डेटा दिखाऊँगा यहाँ पे कि कैसे सिलेक्ट होता है हमें हमारे इंस्टेंस में एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ हो गया यहाँ पे डेटाबेस। अब अगला पार्ट आता है कि जो हम क्वेरी वगैरह यूज करते हैं, जो चाहे क्रिएट डिलीट कैसे ये यूज करते हैं, इसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो उस पर हम आते हैं। तो सिंपल सा हम सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो भी हम कॉलम से डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें कॉलम का नाम देना पड़ता है। कॉलम का नाम जब हम देते हैं तो जब भी हम सिलेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो सिलेक्ट के स्टेट में उन पर्टिकुलर कॉलम की सर्चिंग होती है टेबल में, और फिर डेटा निकाल के देता है जिस टेबल से हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कॉलम नेम, कॉलम नेम। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करिए तो उसके केस में क्या यूज करिए कि आप कॉलम नेम यूज करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस्ट्रिक। एस्ट्रिक को अवॉइड करिए, बिल्कुल भी यूज करना, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है। यूजफुल क्यों नहीं है मैं ये भी बताऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से। उसके बाद यहाँ पे टेबल नेम, तो ये क्या हो गया, आपका एक सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि कैसे हम, ये बेसिकली एक सिंटैक्स है कि कैसे हम किसी टेबल को डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एग्जैक्ट एक टेबल क्रिएट करना हो और फिर सेलेक्ट करना हो तो बेसिकली अभी क्रिएट करने का नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे टेबल, मान लो टेबल हो गया एम्प्लॉय, और इसके मल्टीपल्स कॉलम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हो गया आईडी, इसमें हो गया नेम, इसमें हो गया ईमेल, ये 3 चीज़ें हो गई सैलरी, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये कॉलम हो गए, और ये क्या हो गया, टेबल का नाम। किस टेबल से, फ्रॉम, क्या सिलेक्ट कर रहा है, आईडी। तो सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा किस टेबल में सिलेक्ट कर रहा है। तो जब सिस्टम जाएगा
सिलेक्ट करने डेटा, तो वो क्या चेक करेगा, पहले टेबल का नाम, किस टेबल से सिलेक्ट कर रहा है, तो इतनी क्वेरी आएगी। फिर क्वेरी में ये चेक करेगा कि कौन से कॉलम को सिलेक्ट किया है, इन कॉलम को सिलेक्ट करके तब आपको डेटा रिट्रीव करके निकाल के देगा डेटा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है डेटा निकालने का एक टेबल से। इसके लिए हमें उसके बाद हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या कमांड यूज करते हैं, क्रिएट टेबल नेम, टेबल एंड टेबल नेम। ये एक सिंटैक्स है सिंपल सा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी यही प्रॉपर्टीज पुट करेंगे और इन प्रॉपर्टीज के डेटा टाइप्स कुछ होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके के कुछ सिंटैक्स हैं जो हम यूज करके क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। मल्टीपल सिंटैक्स अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाके पहले मैं ये बताऊंगा डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि फिर उसी के साथ में क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और फिर आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेरी वगैरह कैसे राइट करते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। तो इसमें बढ़ाते, इसमें मल्टीपल टाइप्स के वो होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कैर होता है और कैर की साइज, यहाँ पे क्या डालते हैं, साइज, ठीक है। ये क्या कितना होल्ड करता है साइज, 0 to 255, 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक ये होल्ड कर सकता है, जो इसकी साइज होती है। डिफॉल्ट साइज 1 होती है, 0 से 255। इसमें डिफॉल्ट साइज क्या होती है, 1। आते हैं वेयर कैर। वेयर कैर की जो साइज होती है 0 to 65,535, सॉरी 65,535, ये इसके बेसिकली आता है कैरेक्टर्स में। तो ये भी जान लेना, कैरेक्टर्स में आता है और ये भी कैरेक्टर्स ही होता है, ठीक। तो ये इसकी साइज होती है जिसके अंदर ये होल्ड कर सकता है, क्या क्या होल्ड कर सकता है, नंबर, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये चीज़ें ही होल्ड कर सकता है वेयर कैर की यही फ़ायदा है कि इसमें हम साइज डिफाइन कर सकते हैं और उस साइज के हिसाब से डेटा स्टोर करता है। एक होता है एन वेयर कैर। तो एन वेयर क्या होता है कि वेयर कैर जब है तो एन वेयर कैर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। ये भी सेम ही काम करता है, बट इसकी खासियत बात क्या है, UTF-8 इस फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, और दूसरा साइज का है, इसकी साइज ज़्यादा होती है वेयर कैर, तो इसलिए वेयर कैर जो एन वेयर कैर है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात करते हैं, इसमें बाइनरी आती है, वेयर बाइनरी। तो डेटा टाइप इसका बाइनरी होता है, वेयर बाइनरी होता है, बाइनरी वेयर बाइनरी। टेक्स्ट भी होता है इसमें, टिन टेक्स्ट भी होता है, टिनी टेक्स्ट होता है, टिनी टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, सो ऑन। इसमें और भी बहुत सारी डेटा टाइप होता है। इतने टाइप्स के डेटा टाइप हो गए इसमें, ठीक है। अब इन डेटा टाइप्स को डिपेंड करता है कि आप, जैसे बिट भी होता है इसमें। बिट किस लिए यूज होता है, बिट यूज होता है आपका बुलियन के लिए। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, डॉटनेट में हम यूज करते हैं बुलियन, यहाँ पे हम यूज करते हैं बिट। बिट यहाँ पे किस फॉर्मेट में होता है, 0 या 1 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लेकिन अभी डॉटनेट की बात करें तो हम वहाँ पे ट्रू फॉल्स लेते हैं, क्योंकि इंटरनल 0-1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें फ्लोट, मनी, ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप भी होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वो तो हम जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्रिएट करेंगे उस टाइप के भी डेटा टाइप क्या क्या होल्ड कर सकता है। जैसे वेयर बाइनरी क्या होगा,
ठीक है। वाइल बाइनरी क्या होल्ड कर लेगा, आपको मान लो इमेज है, इन इमेज आप 64 स्ट्रिंग में, बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल दिया तो पूरा इमेज के साइज को होल्ड कर लेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉपी करो वहाँ से उठा कर डायरेक्ट ऑनलाइन पेस्ट कर दो, इमेज बना के दे देगा, अगर वो बेस 64 में सही से फॉर्मेटेड होगा। तो इस टाइप का डेटा डायरेक्ट आपको फाइल स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं इसमें जो हम यूज़ करेंगे। अब आगे आते हैं इसमें ऑपरेटर्स। तो अगर बात करें यहाँ पे डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, एक्सेसिंग द डेटा एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है ऑपरेटर। वो जो मैथ के सिंबल होते हैं वो सब यूज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो में, कि हम जैसे मान लो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है ऑपरेटर्स की, जैसे हम एस्ट्रिक यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, प्लस माइनस आइडेंट इसको एज ऑपरेटर ट्रीट कर रहा था, इसलिए इशू आ रहा था। तो मैंने क्या किया, आगे कॉमा लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करने लगा इसको। तो यहाँ पे प्लस माइनस है जो कि निगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं प्लस को, और जो माइनस है उसको निगेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसे हमारा एस्ट्रिक यूज होता है, एस्ट्रिक कॉमा। तो एस्ट्रिक को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, उसको डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, आपको सभी पता होगा। यहाँ पे जैसे और ऑपरेटर हो गया, ठीक है, इसमें हो गया इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा। इसमें एक चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली इस चीज़ के रिलेटेड इंटरव्यू में फंस जाते हैं लोग अगर वो सही से ध्यान ना दे। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको क्या। डिलीट हो गया। नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसक्यूएल में। बेसिकली हम क्या समझते हैं, नल एक वैल्यू है, ठीक है, ये भी एक स्पेस स्टोर करता होगा, लेकिन एक्चुअल में स्पेस स्टोर नहीं करता। नल का मतलब होता है नथिंग। मान लो आप अगर स्पेस ले लिए तो स्पेस एक वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन नल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। इसको हम वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नल का जब केस आता है तो जब भी हम चेक करने जाते हैं किसी भी वेयर क्लॉज को यूज करने, जैसे मान लो कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दिए, ठीक है, किसी कॉलम में है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, तो मान लो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, अगर मान लो एक कॉलम, एक टेबल है, टेबल 1, ठीक, और इसके एक कॉलम में नेम के यहाँ पे नल असाइन है, ठीक है, ऐसे रहता है एसक्यूएल में, नेम के अंदर नल है। अब आप क्या करने जाओगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो ठीक है, हमें उन टेबल्स में, इस मान लो मुझे टेबल 1 में वो पूरी डिटेल्स चाहिए, वो पूरी रो चाहिए जिसमें नेम नल हो। तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल, अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे करोगे, नेम इक्वल टू नल। अब क्या करेगा, जब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आप चलाओगे आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे 0। क्यों 0 मिलेंगे? क्यों? क्योंकि नल कोई वैल्यू है नहीं, और जब कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज से। इसीलिए इसके लिए एक चीज इंट्रोड्यूस हुई, क्या, इज नल, ठीक।
तो जब हम इस कॉलम को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, नेम इज नल, जहाँ पे नल रहेगा वो सिलेक्ट करके दे देगा। तो हमेशा अगर हमें नल को यूज करना है तो हमें जो भी ऑपरेटर, जैसे हमें इक्वल टू, कॉमा, लेस देन इक्वल टू, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा, नॉट इक्वल टू, कॉमा, नल के केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज नल। ठीक है, ऐसे हमारे पास लाइक ऑपरेटर है, ऐसे हमारे पास बिटवीन है, ऐसे हमारे पास इन है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऑपरेटर है एंड देखो इसमें दोनों एंड लग सकते हैं। कौन कौन से, या तो ये एंड लगेगा या तो वो एंड। ठीक है, और भी लगता है यहाँ पे, ठीक, और नॉट भी लगता है। तो बहुत सारे ये है ऑपरेटर्स हैं जिनके यूज करके हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम जैसे अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या कोई केस लगाते हैं, मान लो कोई ढेर सारा प्रोसीजर है, उसमें एक प्रोसीजर मान लो 2 लाख लाइन उसमें लिखी हुई है, तो उस केस में हम ये सब चीज़ें तो यूज किए ही होंगे। ठीक है, तो जिस जगह पे जिसकी जैसे ज़रूरत हो वैसे वो यूज किया जाता है। तो इन ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली। ऐसा कोई समझ लो जी आपकी कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा जिसमें हम ये नॉर्मली यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स को आप याद रखिए, जिन ऑपरेटर को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उन ऑपरेटर को वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मुझे लग रहा है ज़्यादा फंडामेंटल हो गया आज। यस सर। थोड़ा 1-2 दिन लगेगा ये सारी चीज़ें कवर करने में, जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा MVC, तो उसके साथ आपको ये क्या बोलते हैं MVC स्टार्ट करूंगा और फिर SQL दोनों साथ में। तब आपको SQL भी पढ़ते रहिए, उसमें MVC दोनों चीज़ कवर होती रहेंगे एक साथ साथ, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और हमारा आगे काम होता ही रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि बैंकिंग एप्लीकेशन है, मैं सोच रहा हूँ कि इसी सेशन के दौरान मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। तो अभी वो बना नहीं है, वो स्क्रैच से मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं जैसे स्क्रैच से बनाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि क्या आर्किटेक्चर मैं यूज करता हूँ एप्लीकेशन को बनाने के लिए, और कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं हम, कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो किया जाता है चीज़ें, ताकि आपका एप्लीकेशन स्केलेबल रहे। ठीक है, तो वो जब हम डेप्थ में जाएंगे तो समझेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करें। बट मेक श्योर अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस करेंगे तो फिर चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी 1 by 1। ठीक है, क्योंकि मैं रिवाइज भी करता रहता हूँ पीछे का, और आगे चलते भी रहते हैं और पीछे का रिवाइज भी होता रहेगा, तो आप चीज़ें समझते रहेंगे। बट थोड़ा सा फंडामेंटल में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता तो थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि मैथ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है, और ये सारे वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा प्राइवेट में, तो आप लोग लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है सर।